साथियों नमस्कार। डेप्ट सॉल्यूशन के पार्ट 17 जमानत कराते ही केस खत्म। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको जो जानकारी दी जाती है वह अपने आप में एक यूनिक इंफॉर्मेशन होती है। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि हमारा लोन डिफॉल्ट हो जाता है, लोन डिफॉल्ट होने पर हमें रिकवरी के कॉल आना शुरू हो जाते हैं, होम विजिट शुरू हो जाती है। होम विजिट के शुरू होने पर जब भी कोई रिकवरी एजेंट हमारे चौखट पे आता है और हम उसे कहते हैं कि भाई तुमने तो केस कर रखा है, जब तुमने केस कर रखा है तो तुम रिकवरी करने का अधिकार रखते नहीं हो, क्योंकि जब तुमने केस किया है तो हमको कोर्ट के ऑर्डर पर ही पेमेंट करना है या कोर्ट में ही लड़ना है। तो अगर तुम पेमेंट ले भी जाओगे तो मेरा केस तो खत्म होने वाला है ही नहीं। कई बार रिकवरी एजेंट बातों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, लेकिन एक बात अक्सर रिकवरी एजेंट कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ केस किया था, तुमने जमानत करा ली, तो जमानत कराते ही केस खत्म हो जाता है। तो क्या है इस बात की सच्चाई, आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू होने जा रहा है डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 17, एक सच जिससे है आप अनजान, जमानत कराते ही केस खत्म। साथियों, हमेशा से मैं एक बात कहते आया हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह रेहड़ी चलाने वाला हो या कोई बड़ा बिजनेस टाइकून या गवर्नमेंट जॉब वाला या किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करने वाला व्यक्ति, जानबूझकर कोई भी व्यक्ति कभी लोन डिफॉल्ट नहीं कराता है। यानी कि हर व्यक्ति को अपने सिविल स्कोर की चिंता होती है। इसी सिविल स्कोर और परिवार हमें क्या कहेगा, समाज हमें क्या कहेगा, यह सोचकर लोन पर लोन लेकर लोन भरते भरते वह लोन के दलदल में पूरी तरह फंस जाता है और आ जाता है तनाव में। जब तनाव में आता है तो सीधी सी बात है, लोन डिफॉल्ट हुआ है, कंपनियों ने भी आपको लोन दिया है, तो वह अपने लोन की वसूली के लिए नाना प्रकार के जतन करते हैं और उन्हीं जतन के अंदर एक चीज होती है और वो होती है कोर्ट केस। ध्यान, एक बात अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिए कि भारत में लोन डिफॉल्ट करने पर सीधे जेल भेज देने का कोई प्रावधान नहीं होता है। कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अगर लोन डिफॉल्ट किया है तो उसको जेल भेज दो। तो लोन डिफॉल्ट होने पर कोई सीधे जेल नहीं होती है। रिकवरी एजेंट एनबीएफसी के जो टेलीकॉलर होते हैं वह फोन करके जेल की धमकी देते हैं, अरेस्ट वारंट की धमकी देते हैं, और एक आम व्यक्ति जिसको कानून की जानकारी नहीं है वह डरता है। मैं पहले से ही क्लियर करना चाहता हूं, हमारे वीडियो का मकसद किसी को न्यायालय से भय नहीं खाना है, यह कहना नहीं है। हमारा मकसद यही है कि आप अपने अधिकारों को जानें, आप भारत के कानून को जानें कि यदि एनबीएफसी और बैंकों के पास कोई अधिकार है तो आपके अधिकार भी भारत के कानून में सुरक्षित है। इस वीडियो का मकसद डर का खात्मा करना है और सेटलमेंट का कौन सा रास्ता है वह परेशान लोगों को बताना है। तो एक कथन जो ये रिकवरी एजेंट कहते हैं हमेशा कि तुमने जमानत करा ली तो सीधी सी बात है, केस खत्म हो गया। अब ये गलतफहमी है या सच है, इसी का पटाक्षेप करेंगे आज के वीडियो में। तो एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि लोन डिफॉल्ट करता है तो वह एक सिविल डिफॉल्ट है, एक सिविल डिस्प्यूट है। वह कोई क्राइम कंसीडर नहीं करता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। फिर भी कुछ कंपनियां 316, 318 के अंतर्गत कोर्ट में केस फाइल करती है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 25 के केस फाइल होते हैं, 138 के केस होते हैं। और यदि कोई गड़बड़ी की है, आपने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं, फर्जी रिप्रेजेंटेशन दिया है और ये चीज साबित होती है तो एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी होती है। लेकिन लोन के मैटर में, लेन देन के मैटर में एफआईआर पूरी तरह नहीं होती है। कोई विरला केस हो तो बात अलग होती है। अब ये ध्यान रखिए कि जमानत क्या है। जमानत एक अस्थायी राहत है कि आप कोर्ट में अपीयर हो गए, आपने अपने बेलवर्ड फिल कर दिए, आपने कोर्ट को ये भरोसा दिलाया कि जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं कोर्ट में मौजूद रहूंगा और जमानत करने पर केस की ट्रायल शुरू होती है।
साथियों एक महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहता हूं, अगर हो सका तो कल संडे के लाइव में आप जरूर जुड़िए। रात 8:30 बजे आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर लाइव जरूर जुड़े, क्योंकि इस लाइव में हम कुछ नया बताने वाले हैं। अब आप सोचते होंगे सर क्या नया बता दोगे? वादा करता हूं, वादा, आज तक हिंदुस्तान के किसी भी यूट्यूब चैनल पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यदि वह जानकारी दी हो ना तो अनसब्सक्राइब कर देना, हमारे वीडियो देखना छोड़ देना, कमेंट में लिख देना कि आप झूठा वादा करते हैं। एक ऐसी जानकारी दूंगा कि कौन सी कोर्ट से आपको जेल हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या टॉपिक हुआ? अगर मैं भूल जाऊं तो कल लाइव में मुझे याद दिला देना, क्योंकि आपके खिलाफ चंडीगढ़ में भी केस हो रहे हैं, आपके खिलाफ लुधियाना में भी केस हो रहे हैं, आपके खिलाफ कलकत्ता, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली में भी केस हो रहे हैं, अहमदाबाद में भी केस हो रहे हैं। तो कहां आपको क्या सावधानी बरतनी है और कहां की कोर्ट वास्तव में आपको जेल भेज देगी, एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो यूट्यूब चैनल पे नहीं बताई जाती है और आज तक किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो जानकारी कल लाइव में आपको देखने मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कल लाइव में आप भागीदार बनेंगे और उस चीज को जो मैं अभी कह रहा हूं उसको आप सुनेंगे। साथियों, जमानत कोर्ट को ये भरोसा दिलाना है कि मैं कोर्ट में मौजूद हूं, और ये ध्यान रखिए किसी भी स्टेज पर, समन की स्टेज पर, बेलेबल वारंट के स्टेज पर, अरेस्ट वारंट के स्टेज पर, मफरूरी यानी कि स्टैंडिंग वारंट की स्टेज पर भी यदि आप कोर्ट में अपीयर होते हैं तो आपको सेम डे बेल ग्रांट हो जाती है, सेम डे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेल लेना उपचार नहीं है, बेल लेना रास्ता नहीं है, बेल लेने के बाद क्या प्रोसेस होता है वो इंपॉर्टेंट है। वो चीज याद रखो, क्योंकि मैंने कई जगह देखा हुआ है कि कई यूट्यूबर, कई लोग हैं जो एडवोकेट भी नहीं है, लेकिन वह कलकत्ता या विभिन्न कोर्टों के बाहर खड़े होकर आपको कोर्ट के समन दिखाते हैं और कहते हैं कि यदि आपको यहाँ पे जमानत करानी हो तो आप हमसे संपर्क करें। साथियों, जमानत कराना बड़ी बात नहीं है, वो तो फर्स्ट ईयर आया हुआ स्टूडेंट भी करा लेगा, यानी कि एलएलबी करके पहले साल में जो न्यू कमर एडवोकेट आया है वो भी आपकी जमानत करा लेगा। लेकिन जमानत के बाद जो ट्रायल चलती है ना, वहां होती है असली वकील की भूमिका। तो ये गलतियां कभी मत करना कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को भी पकड़ के अपनी जमानत करा लो। एक ट्रस्टेड एडवोकेट जिसको लॉ का, कानून की जानकारी हो, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, मैंने भी कुछ दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट के गुजरात कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बताया था कि एक पार्टी को सजा हो गई। सजा क्यों हो गई? मैंने कुछ देर पहले कही थी, वही बात थी कि आपको केवल जमानत करा लेना काफी नहीं है, आपको अवेयर रहना जरूरी है कि खुद के केस में क्या चल रहा है, ये ध्यान रखना। खैर, सजा हो भी गई तो अपील हो जाएगी, अपील में भुगतान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी रिकवरी एजेंट आपके पास आएगा, एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी कॉल जब आपको पास आएंगे और वो कहेंगे कि आपका वारंट जारी हो गया है, आपको तब तक डराया जाता है जब तक आप डरते हो आपके खिलाफ समन हो, बेलेबल वारंट हो, अरेस्ट वारंट हो, स्टैंडिंग वारंट हो, सेम डे जमानत होती है, वारंट रिकॉल होते हैं। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके अधिकार भी सुरक्षित है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही रिकवरी एजेंट आया उसने कहा कि तुम्हारा ये केस है, ये केस विड्रॉल हो जाएगा, तुम एक किस्त जमा करा दो, और लोग करा देते हैं। वो लोग मैं ये नहीं कहता हूं आप पेमेंट जमा मत कराओ, लेकिन इस भरोसे पे मत कराओ कि आपका केस विड्रॉल हो जाएगा। कल ही उदयपुर में मेरे एक साथी हमसे मिलने आए और साथी ने ये कहा कि सर मेरा ये वारंट निकला था और रिकवरी एजेंट आया और कहा कि एक ईएमआई जमा करा दो, मैंने जमा करवा दिया, केस मेरा खत्म हो गया। मैंने कहा केस खत्म हो गया? रिकवरी एजेंट को आपने एक ईएमआई दी और केस विड्रॉल हो गया? पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा वारंट दिखाओ। मैंने वारंट देखा, उनका बेलेबल वारंट था, यानी कि केवल और केवल व्हाट्सएप पे भेजा हुआ वारंट, और उस वारंट के आधार पर बंदा आता है घर पे, एक ईएमआई जमा करवा देता है। व्यक्ति इस भरोसे पैसा दे देता है कि मेरी ईएमआई क्लियर होगी। व्यक्ति हर महीने ईएमआई जमा करा रहा है, लेकिन
कभी 1 महीने लेट जमा करा रहा है, कभी 15 दिन लेट जमा करा रहा है, और अभी तक उसके डिफॉल्ट थे सिर्फ 2, यानी कि 2 ही ईएमआई वो जमा नहीं करा पा रहा था, लेकिन देर सवेर जमा कराता जा रहा था। लेकिन जब मैंने ई कोर्ट पे सर्च किया तो उस व्यक्ति के नाम पर 5 केस मिले जयपुर कोर्ट के अंदर। आप यकीन मानेंगे, कभी कभी हम कहते हैं कि नरेंद्र कुमार जोशी के नाम पे केस सर्च करो, तो हो सकता है 50 केस आ जाए, लेकिन ये मैटर उनकी फर्म का था और फर्म का नाम भी यूनिक था, और वैसी यूनिक फर्म का नाम किसी और का नहीं था। और ऊपर से जो केस नंबर वारंट दिखा रहा था वो केस भी खड़ा है, यानी कि व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि लोन बढ़ा था, 5 मुकदमे कर दिए सेक्शन 25 के 5 मुकदमे, और व्यक्ति ईएमआई पे ईएमआई जमा कराता जा रहा है। जब यदि आपके खिलाफ कोई केस हो गया है तो ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी यह है कि यदि आपको पैसा जमा ही कराना है और एक ही ईएमआई का केस है, तो आप सीधा किसी एडवोकेट से बात करें। एडवोकेट से कहे कि 1 ईएमआई का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि मैं डिफेंस एविडेंस के स्टेज तक भी मैं ईएमआई अमाउंट, यानी कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो जमा करवा सकता हूं बिना किसी पेनल चार्ज के। तो वो पेमेंट आप डायरेक्ट कोर्ट में जमा कराए, कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाए कि मैं इस राशि को, मतलब अपनी विधिक प्रतिरक्षा को सुरक्षित रखते हुए मैं दूर कर रहने वाला हूं, इस कोर्ट मेरा बार बार आना नहीं होगा, इस कारण अपनी विधिक प्रतिरक्षा को सुरक्षित करते हुए मैं डिस्प्यूटेड अमाउंट माननीय न्यायालय में जमा कराना चाहता हूं, जिसकी अनुमति प्रदान की जाए, और कोर्ट इस मामले में आपके एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा। ऐसी स्थिति में अगर बैंक एनबीएफसी पैसा नहीं लेती है तो पैसा राजकोष में चला जाएगा और पेमेंट जमा हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए। कई एडवोकेट्स को इन चीजों का नॉलेज नहीं भी हो तो बताना आपकी जिम्मेदारी है, ये चीज ध्यान रखें आप। तो उस व्यक्ति के नाम पे 5 केस फाइल है जो हर महीने ईएमआई जमा कराता जा रहा था। कल यदि इस व्यक्ति के नाम पे वारंट, गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, अगर ये अरेस्ट होता है, तो वो रिकवरी एजेंट क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रिकवरी एजेंट का लीगल टीम से कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद कई एनबीएफसी कंपनी वित्तीय संस्थाओं का पैनल लॉयर रहा हुआ। कंपनियों में भले ही आप पैसा जमा करा दो, जब तक कंपनी अपने एडवोकेट को केस नंबर की डिटेल देकर केस को विड्रॉल करने के लिए मेल नहीं करती है, तब तक एडवोकेट द्वारा केस विड्रॉल नहीं किया जाता है। ये सुन लीजिए आप, किसी रिकवरी एजेंट के मात्र ये कह देने से कि मैं केस विड्रॉल करा दूंगा, मैं आर्बिट्रेशन रोक लूंगा, मैं वारंट रोक लूंगा, तो ध्यान रखिए कोई एनबीएफसी वारंट जारी नहीं करती है। कोर्ट में प्रोसेस हो गया, कोर्ट का प्रोसेस चलता रहेगा, ये चीज ध्यान रखिए। अगर आप भुगतान करना चाहते भी हैं और आपको लगता है कि 1 ईएमआई का ही मैटर है या 2 ईएमआई का ही मैटर है, मैं इस मैटर को नहीं चलाना चाहता हूं, आप सीधा कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ, 1 ईएमआई पे करो और केस खत्म। केस खत्म, 1 ईएमआई में केस खत्म। यदि 1 ईएमआई का उन्होंने लगाया है तो, और यदि उन्होंने संपूर्ण राशि हिट की है तो फिर आपको केस लीड करना ही करना है, यह ध्यान रखें। साथियों, क्यों कहा जाता है जमानत होने के बाद केस खत्म? मुद्दे की बात, मेल, व्हाट्सएप, कॉल, धमकी दी जाती है, ठीक है ना, कानूनी कार्रवाइयों की, लेकिन वो धमकी कब तक होती है? वारंट निकल गया, वारंट निकल गया, वारंट निकल गया, आपने वारंट रिकॉल करा के कहने वाले को व्हाट्सएप कर दिया, अरे वारंट को रिकॉल करा लिया, अरे जमानत करा ली, अब तो केस खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अब तो ईएमआई भर दो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चलती है कोर्ट की ट्रायल। अब ये ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूं, कोर्ट की ट्रायल चलती है, वो मुद्दे की बात बता रहा हूं। अब ये ध्यान रखना कि कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, चाहे सेक्शन 25 का केस हो, चाहे 138 एनआई एक्ट का केस हो, चाहे 316, 318 का कोई भी क्रिमिनल केस हो, स्वयं कोर्ट में बैठे मजिस्ट्रेट भी जानते हैं कि भाई सजा देना विकल्प नहीं है, ये केस ही सेटलमेंट के लिए हुए हैं। कंपनी ने केस आपको रजिस्टर किया, आपको समन आ गया, आप समन पे नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको बेलेबल वारंट पे आ गया, आपको पता नहीं चला, नहीं गए, आपने कोई मैनेज किया, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया, या मान लो आपने यहां पर जमानत करवा ली, अपनी यहां पर अपनी जमानत करवा ली। जमानत करवाने के बाद पहली स्टेज होती है आरोप सारांश। आरोप सारांश के बाद शपथ पत्र पेश करती है कंपनी के जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, होल्डर है वो। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, जिसको कहते हैं मुख्य परीक्षा,
जहां प्रदर्श अंकित होते हैं, एग्जिबिट मेंशन होते हैं सारे डॉक्यूमेंट पे, लोन के जो भी डॉक्यूमेंट है उन पर। उसके बाद मैटर आता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, जहां पे आपके एडवोकेट कम से कम 3 डेट तो ले ही लेते हैं, और उसके बाद यदि वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो 2 या 3 हियरिंग तक वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद यदि वो कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एप्लीकेशन पे डेट चलती है, ठीक है। और एप्लीकेशन डेट चलती है, उसमें जो भी मान लो कभी रिवीजन वाली स्टेज हुई कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं किया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपने रिवीजन लगा दी सेशन कोर्ट में, आप वहां से आगे चले गए हाई कोर्ट में, तो केस वहां पर स्टॉप हो जाता है, आगे की कार्रवाई स्टे अगर आप ले आते हो तो चलता है। उसके बाद भी मैं क्या कह रहा हूं कि ये आपका क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया, उसके बाद बयान मुलजिम की स्टेज आती है, उसके बाद डिफेंस एविडेंस की स्टेज आती है, उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज आती है, उसके बाद जजमेंट की स्टेज आती है, और जजमेंट में कम से कम 3 से 4 डेटें चलती रहती है कि पता भी नहीं चलता है कि कैसे 5 साल निकल गए, कैसे 5 साल निकल गए। यानी कि आपने जमानत करवा ली तो रिकवरी एजेंट के पास बोलने के लिए बचा क्या, बचा क्या? क्यों? क्योंकि अब आपको गिरफ्तारी का डर नहीं है, आपको कोई वारंट अब आएगा नहीं, कोई टेंशन है नहीं, तारीख आपके वकील साहब संभाल रहे हैं, सारे प्रोसेस आपके वकील साहब कर रहे हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जमानत आपने करा ली तो केस खत्म हो गया, यानी कि कैसे भी करके हम रिकवरी कर लें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यदि सेक्शन 25 का केस किया है, 138 का केस किया है, 316 318 का केस किया है, तो कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो इनके केस के चलते हुए अपनी ईएमआई रेगुलर रखेगा, क्योंकि जब यहां केस है तब आप वहां पेमेंट जमा करा रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है। आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। आपकी मार्च 2026 में आपकी ईएमआई बाउंस हुई, ठीक है, और आपने इन्होंने आपके खिलाफ केस फाइल कर लिया और कोर्ट में केस चल रहा है, और आप रेगुलर आप यहां डिफॉल्ट कर दिया आपने, लेकिन आपने ये किस्त जमा करा दी अप्रैल में, आप उसके बाद आपका मई जून रेगुलर चल रहा है और आप पे करते जा रहे हो, लेकिन कोर्ट में केस स्टैंड है। पुलिस आपको ये नहीं जानने वाली है कि अपनी ईएमआई जमा करवा दी कि नहीं करवा दी। अब आपको अगर ईएमआई जमा करवानी है तो नोटिस पे ही जमा कराते हो, तो नोटिस का जवाब देना है कि मैंने ईएमआई जमा करवा दी, वो भी 15 दिन के अंदर ही करना होता है, ध्यान रखें। अगर नहीं जमा करा रहे हो तो यहाँ स्टॉप करना ही आपके लिए विकल्प है, क्योंकि अगर आपके खिलाफ केस हो गया है उसके बाद भी मैं क्या कह रहा हूं, मार्च 2026 की ईएमआई आपकी जमा भी हो गई ना, साबित करना है तो कोर्ट में करते रहना, केस ना चलेगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो जब कोर्ट केस हो गया है ना, तो आपको तनाव लेना ही नहीं है, तनाव लेना ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट में केस आपको सजा देने के लिए नहीं हुआ है, सेटलमेंट करने के लिए हुआ है। जब आपके पास पर्याप्त राशि की व्यवस्था होगी तो आप खुद ही सेटलमेंट करवा लेंगे, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको कल के लाइव में कुछ यूनिक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। कल के लाइव में जो नहीं जुड़ा उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि हो सकता है कल के लाइव के बाद उस लाइव को मैं तुरंत मेंबरशिप कन्वर्ट कर लूंगा और केवल मेंबरशिप वाले लोग ही देख पाएंगे। वो गलती आपकी रहेगी अगर आप लाइव नहीं जुड़ते हो तो। सुन लेना इस बात को। अब ये ध्यान रखो, कई लोगों के दिमाग में होता है सर सेक्शन 25 का केस, 138 आर्बिट्रेशन, क्या ये सारे केस एक साथ कर सकते हैं? तो याद रखना, मैंने बताया हुआ है कि एनबीएफसी आपको एक चक्रव्यूह में फंसाती है। एक तरफ सेक्शन 25 भी करती है, 138 भी करती है, आर्बिट्रेशन भी करती है, रिकवरी कॉल भी करती है, जितने प्रकार के नाना प्रकार की चीजें वो करती है। बस एक ही मकसद होता है कि किसी तरह लोन का निपटारा हो। हमारे इस वीडियो का मकसद कतई ये नहीं है कि हम आपको किसी भी तरीके से मिसगाइड करें, लेकिन आप ये जान ले, क्योंकि जब किसी रिकवरी एजेंट ने कहा जमानत कराते ही केस खत्म हो गया, जमानत कराते ही केस खत्म हो गया, तो आप सोचोगे यार मैं एडवोकेट से कांटेक्ट करूंगा तो फीस मांगेंगे, और आप उनसे कांटेक्ट करोगे नहीं, उनका फोन उठाओगे नहीं, तो आपके खिलाफ कोई आदेश हो जाएगा जिसके लिए जिम्मेदार आप हो। इसीलिए ध्यान रखना कि अपना दिमाग आपको एक्टिव रखना है, अपना दिमाग आपको एक्टिव रखना है, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है कि रिकवरी एजेंट ने ये कह दिया। ध्यान रखें, रिकवरी एजेंट 10वीं 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है ना, और कोई पढ़ा लिखा हो भी, मैं खुला कहता हूं, हमारे वीडियो देखने वाले कई एडवोकेट्स हैं, हमारे वीडियो देखने वाले कई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे वीडियो देखने वाले कई डॉक्टर्स हैं,
हमारे वीडियो देखने वाले कई IITian है, हमारे वीडियो देखने वाले कई MNC में जॉब करने वाले हैं, यानी कि हमारे वीडियो को भी एजुकेटेड लोगों द्वारा देखा जाता है और उन एजुकेटेड लोगों द्वारा हमारे वीडियो को बहुत बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कितने भी उच्च शिक्षित हैं लेकिन हमको लॉ का नॉलेज नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने कानून की पढ़ाई नहीं की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, विशेष रूप से कह रहा हूं। अगर बनना है ना तो नयन जी भट्ट जैसा बनो, एजुकेशन भले ही कम हो लेकिन हमारे वीडियो देख देख कर उन्होंने खुद एप्लीकेशन बना के अपने केसों को खारिज करवा दिया। सैल्यूट करता हूं मैं नयन जी भट्ट साहब को, सैल्यूट करता हूं। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेट एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आते हैं। जनहित में शेयर करें, अपने वैल्यूबल कमेंट करें और कल लाइव में मिलते हैं, कल लाइव में मुलाकात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।